अब्दुल मालिक फरीद अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ़ दिखाई देता था जब दरवाज़ा खुला। इसने उलझे अंदाज में सर उठाया तो देखा ज़ारीना अंदर आ रही थी। वो शदीद नाखुश लगती थी। ज़ारा, मैं बिज़ी हूँ। वो वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। और माहिर की फ़िक्र कौन करेगा? वो इसके डेस्क के ऐन सामने आके रुकी। इसके हफ़ा लहजे पे मालिक ने चेहरा उठा के देखा। वो गुस्से और बेबसी से इसे देख रही थी। बालों को ढीले कैचर में बांधे इसकी आंखें रोई रोई सी थीं। मालिक ने गौर से अपनी बेटी को देखते हुए लैपटॉप पर एक धकेला और पीछे टेक लगाई। माहिर को क्या हुआ है? इसे बीरबल ने किसी लड़की से मिलवाया है। वो इससे शादी कर लेगा बाबा। मुझे मालूम है इसका बाप यही चाहता था। और मेरा बाप मेरे लिए क्या चाहता है? मालिक ने गहरी सांस लेते हुए अंगूठे से कनपट्टी को छुआ। हर कुछ दिन बाद ज़ारा यही मसला लेकर आ जाती थी। वो अब थक गया था। तुम और माहिर ये बात एक दफ़ा कर चुके हो। इसने तो मैं साफ इनकार कर दिया था। तुम्हारे कहने पे मैंने कासम से भी बात की थी, लेकिन इसका कहना था कि माहिर तुम्हें अपनी बहन समझता है, बहन जैसी कज़न, बेस्ट फ्रेंड। वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। और मैं इसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। ज़ारा ने पलकें झपकाई तो आंखों से आंसू गिरने लगे। इसकी निगाहों में अब बाप के लिए शिकवा था। मालिक के तासरात बदले, चेहरे की लकीरें ढीली हुई। हम ज़बरदस्ती किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते ज़ारा। तुम्हें 6 लड़कों की कमी है क्या? मगर मुझे वही चाहिए, सिर्फ वही। प्लीज़ बाबा। वो घूम के मेज़ के पीछे आई और इसके सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठी। फिर इसके हाथ थाम लिए। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा इसका किसी और लड़की के साथ डिनर पे जाना। प्लीज़ आप इसको इस लड़की से दूर कर दें। वो बहुत बेबस और दुखी नज़र आ रही थी। ज़ारा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ आपकी बात मानता है। मैं ज़बरदस्ती इससे अपनी बेटी के लिए ना कहें, इसे मेरे लिए कुछ ना कहें। मैं हैंडल कर लूँगी। आइंदा आपको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इस दफ़ा प्लीज़ इस दफ़ा इसको जुई से दूर कर दें। वो इसका हाथ पकड़े मिन्नत कर रही थी। मालिक फरीद ने गहरी सांस ली, फिर इसका सर थपका। अच्छा उठो, मैं कुछ करता हूँ। वो जल्दी से हथेली की पुष्ट से आंखें रगड़ती उठ खड़ी हुई। मस्कारा फैल गया था, मगर चेहरे पे मासूम सी उम्मीद जाग गई थी। बीरबल ने मिलवाया है दोनों को। वो सोचते हुए फ़ोन उठा के देखने लगा। ज़ारा ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। मालिक कुछ देर सोचता रहा और वो इसे उम्मीद से देखती रही। फिर इसने अपना रोबोट सा चेहरा उठाया और अब के वो बोला तो इसकी आवाज़ में तनबीह थी। ज़ारीना, मुझे माहिर बहुत अजीज़ है। ये पहली और आखिरी दफ़ा है। मैं इसके साथ बार बार ये नहीं कर सकूँगा। ज़ारा गीली आंखों से मुस्कुरा दी और जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। मालिक अब फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था। इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। माहिर को किसी से मिलने से रोकने के लिए वो सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल कर सकता था। मुबीन मंजिल के लाउंज में खामोशी छाई थी। बख्त भी बर्तन उठा कर ट्रे में रख रही थी। कांच के कांच से टकराने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। माँ और माही अलग अलग सोफ़ों पर बैठी सोच में गुम थी। मेहमानों को गए कुछ देर हो चुकी थी और वो दोनों खामोश बैठी थी। माला थोड़ी देर के लिए मेहमानों के सामने आई थी और फिर रवायती तरीके से अंदर वापस चली गई थी। और वक्त भी कितना गुजरा था। आधे घंटे बाद ही वो रुखसत हो गए थे। वो जैसे ही बाहर आई, इन दोनों को यूं बैठे देखकर इसका माथा ठनका। क्या हुआ? क्या इन्होंने कुछ ऐसा वैसा कहा है? कुछ वहमें थे जो इनको देखकर इसके दिल में आए थे। समरीन आंटी इनसे माली लिहाज से कहीं ऊपर थी। दौलत ऐसी चीज़ थी जो इनके दरमियान आ सकती थी। माँ ने जवाब नहीं दिया। माँ ही बस माँ को देखने लगी। वो माँ के इतना करीब रहती थी कि इनकी सोच तक पड़ सकती थी। क्या इन्होंने कोई शर्त रख दी है भारी जहेज़ वगैरह की? जिस तरह समरीन आंटी चुप चुप थी, इसे पहले से ही एहसास हो गया था कि शायद वो कोई शर्त वगैरह रखें, जहेज़ की डिमांड वगैरह। इसलिए कशमाला ने इनसे मिलने के बाद कमरे में जाकर चंद गहरे सांस लिए थे और खुद को कंपोज करके हर चीज़ के लिए तैयार कर लिया था। वो इस चीज़ में अच्छी थी, जल्दी खुद को संभाल लेती थी। जहेज़ देना पड़ता है बेटे, वो बात नहीं है। माँ ने आंखें उठा के इसे देखा। वो पुरसकून नज़र आती थी। इसकी यही आदत माँ को सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बहुत ठंडे दिमाग से सोचती थी और माही की तरह ववेला करने की बजाय खुद को फ़ौरन से कंपोज कर लेती थी। माही को कांटा भी चुभ जाए तो हर एक को अपना जख्म दिखा के रोना डाल देती थी। देखें, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है
जो आपको पसंद नहीं आई तो हम इधर रिश्ता नहीं करेंगे। कोई मजबूरी तो नहीं है ना? इसने हल्के से शाने उचकाए। वो तो लड़के को जानती भी नहीं थी, कौन सा कोई जज्बाती वाबस्तगी थी। बात ही तो नहीं की उन्होंने। माँ कतरे फिक्रमंदी से बोली। माला चौंकी। हालांकि फ़ोन पे यही कहा था कि रिश्ता मांगने आएंगे, और यहाँ आके इधर उधर की बातें करके चली गई। और इनका बेटा प्रिंस चार्मिंग की औलाद कैसे उकताया हुआ बैठा था, मैं नोट कर रही थी। माही दबे दबे गुस्से से बड़बड़ाई। कमबख्त। माला ने गहरी सांस ली। दिल को चोट लगी, लेकिन इसने खुद को पुरसकून रखा। इसका मतलब है इनको मैं पसंद नहीं आई, ये हमारा घर पसंद नहीं आया होगा। तुम्हारे में क्या कमी है? पूरे जहाँ बेगम खफा हुई। इन्हें यह बात बुरी लगी थी। इनकी खूबसूरत दराज़कद बेटी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता था। बात सिर्फ दौलत की है। इन्हें यकीनन घर नहीं पसंद आया होगा। आपने सुना, वो कह रही थी हमसे पहले कबीरा के घर से होके आई हैं। इनके मियाँ कबीरा ताई के रिश्तेदार हैं ना? माही किसी और नहज पे सोच रही थी। बस फिर कबीरा ताई ने ही कहा होगा इन्हें कि यहाँ रिश्ता ना करें। सिंपल। छोड़ें माँ, हम अपने काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी में वापस जाते हैं। वो संजीदगी से कहती हुई उठ खड़ी हुई। माही ने बगौर इसका चेहरा देखा। वो जानती थी इसका दिल दुखा है, लेकिन वो जाहिर नहीं करेगी। हाँ माला, हाँ माला को रिश्तों की कमी थोड़ी है। हर दूसरे हफ्ते रिश्ते आते हैं, बस हमारे मेयार पे पूरे नहीं उतरते। फिर बड़बड़ाई। कमबख्त। इन दोनों को वहीं छोड़ के वो बाहर आ गई। चेहरा बज़ाहिर संभला हुआ था, लेकिन दिल पे बोझ था। कौन कितना अमीर है, इसका तयन इंसान अपने हवाले से करता है। बख्तबी के रिश्तेदार इन्हें बहुत अमीर कबीर समझते थे, लेकिन सुहेल और समरीन आंटी के लिए वो अमीर नहीं थे। ऐसा नहीं था कि इनकी माली हालत बुरी थी, बस इनके पास कबीरा ताई की तरह पैसे की रेल पेल नहीं थी, और बहुत से लोगों को यही चाहिए होती है। कोई बात नहीं। इसने आंख का गीला होता कोना रगड़ा और खिड़की के साथ कुर्सी पे बैठ गई। शादी ही थी, यहाँ ना हुई तो कहीं और हो जाएगी। कोई बात नहीं, इसने खुद को तसल्ली दी। इसे माही की तरह शादी का क्रेज़ नहीं था, लेकिन इसे भी शादी के लिए इतनी ही एक्साइटमेंट और खुशी थी जितनी हर लड़की को होती है, क्योंकि अपनी उम्र की हर लड़की की तरह वो यही समझती थी कि शादी खुशी का दूसरा नाम है। खिड़की के बाहर खड़ा बोगनवेलिया का दरख्त अपने जामनी फूलों का बोझ उठाए इसे ही देख रहा था। यह दरख्त बरसों से सुबह शाम इसके कमरे में झांका करता था, और आज इसने नोट किया था कि इसके फूलों में जामनी के 2 शेड नजर आते थे। कभी फुर्सत से बैठ के इसको देखा ही नहीं। ना जाने इसका क्या मकसद था, साया फ्राहम करना, लेकिन साए के लिए तो फाइबर ग्लास का शेड भी बनवाया जा सकता था। इसके फूलों की खुशबू भी नहीं थी, ना इनके गुलदस्ते बन सकते थे। वो गुमसुम सी बैठी इस दरख्त को देखे गई। इतने बरस से वो इसे खामोशी से कुछ कह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी इसे दरख्तों की ज़ुबान नहीं आती थी। कासिम फरीद के घर के बाहर लगे पौधे मुरझाए हुए थे। माहिर जब भी इनके पास से गुजरता इन्हें दानिस्ता नज़रअंदाज कर देता, और इस दोपहर घर में दाखिल होते हुए वो वैसे ही इतनी उजलत में था कि पौधों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दाखिली दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। इसका रुख सीढ़ियों की तरफ था, लेकिन रॉन्ग रूम में आती आवाज़ों के बायस वो ठहर गया। बीरबल, इसे वो इस दिन के बाद आज नज़र आया था। 3 सीटर सोफे पे बैठा, सामने बड़ी स्क्रीन पे कोई एनिमेशन देखते हुए वो पॉपकॉर्न खा रहा था। माहिर की आवाज़ पे करंट खा के उठा, जल्दी से प्याला रखा और इसके सामने आया। चेहरे से वो एकदम गड़बड़ाया हुआ लगता था। तुम? वो परेशानी से माहिर को देखा, जो सूट में मलबूस तैयार नजर आता था। मेरा मतलब है तुमने आज दोहा जाना था। लॉन्ग रूम की बत्तियां बुझी हुई थीं और वहाँ सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी थी। खिड़कियों के ब्लाइंड्स भी बंद थे। वो दोनों नीम अंधेरे में आमने सामने खड़े थे। हाँ, एयरपोर्ट जा रहा था, घर से कुछ लेने आया था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। माहिर के माथे पे हफ्की से बल पड़े। बीरबल मुस्कुराया। मैरिज मटेरियल? बीरबल मुस्कुराया। अच्छी थी ना? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मुझे ये सिलिकॉन वाली लड़कियां नहीं पसंद। सारी लड़कियां ऐसी हैं यहाँ। वो तुम्हारे लिए परफेक्ट थी। बीरबल ने इससे ज़्यादा हफ्की से मुंह बनाया। माहिर ने अफसोस से इसे देखते हुए सर झटका। फिर कुछ याद आया, वो धीमा पड़ा। तुम ठीक हो? इसे इसका हाल पूछने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। बीरबल ने शाने उचका दिए, ज़बरदस्ती मुस्कुराया।
हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अब्बा ने एक सख्त फैसला लिया है, मैं जानता हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अगर तुम चाहो तो मैं अपने शेर से तुम्हें। मैं कभी भी अब्बा का फेवरेट चाइल्ड नहीं था, वो संजीदगी से बोला तो माहिर चुप हो गया। वो मुझे तुम्हारे जैसा रोबोट बनाना चाहते थे। मुझे खुशी है मैं नहीं बना। उन्होंने मुझे इसी चीज़ की सज़ा दी है। मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है। मेरे लिए मेरा अलाउंस काफ़ी है। खैर तुम जाओ। बीर, इसने घड़ी देखी, इसे देर हो रही थी। हम बैठ के इस पे बात करेंगे, तुम अब्बा को गलत मत समझो। और इसी पल वो ठिठका। किसी तीसरे फर्द की मौजूदगी का एहसास हुआ। माहिर ने गर्दन मोड़ी। वो सोफे के पीछे से सर निकाले दिलचस्पी से इन दोनों को देख रही थी। इसके घुंघराले बाल ऊंची पौनी में बंधे थे और नीली रोशनी में बुरी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। इसने चौंक के वापस बीरबल को देखा। माहिर, मैं समझा तुम चले गए हो, वो हकलाया। माहिर ने एक खामोश नज़र इस पर डाली और पलट के सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बीरबल बेबसी से शाने छटक के रह गया। वो तेज़ी से जीने फलांगता ऊपर अपने कमरे में आया। ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें उलट पुलट की, दराज खोले, वार्डरोब के खाने ऊपर नीचे देखे। मतलूबा शय नहीं मिल रही थी। यहाँ शायद वो डिस्टर्ब था। क्या मैं चली जाऊँ? वो बेड साइड टेबल के दराज खोल के चेक कर रहा था जब चौखट से आवाज़ आई। इसके हाथ थम गए, लेकिन वो मुड़ा नहीं। तुम यहाँ रह सकती हो, मैं जा रहा हूँ, सर्द लहजे में कहा और दूसरा दराज खोला। कहाँ जा रहे हैं? नन्हे कदम करीब आ रहे थे। इसे एक जगह ठहरे रहने की आदत नहीं थी। दोहा। वो जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन ना जाने कैसे फिसल गया। आप दोहा में क्या करते हैं? दोहा भी मेरा अपना शहर है, वहाँ हमारा दूसरा ऑफिस है। वो गायब दिमागी से दराज की चीज़ें उलट पुलट कर रहा था। पता है मैं कहाँ रहना चाहती हूँ? वो इसके कंधे के करीब आ रुकी थी। बेबी पाउडर की खुशबू। कहाँ? माहिर ने चेहरा उठा के इसे देखा। वो पंजों के बल साइड टेबल के साथ बैठा था और वो इसके बराबर थी। इस्तांबुल, बीरबल के शहर में। बीरबल तरकश है ना? वो मुस्कुराई। इसके एक गाल में गड़ा सा बना। वो इस मुस्कुराहट को भी पहचानता था। बीरबल तरकश नहीं है, वो वहाँ सिर्फ पढ़ने गया है, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई वो कर नहीं सकता। वो सर झटक के दराज की चीज़ें निकालने लगा। बीरबल तरकश है, वो ज़ोर देकर बोली। फिर जवाब ना पाके पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? मेरा लाइटर था इधर। दोहा में लाइटर्स नहीं होते क्या? माहिर ने गहरी सांस ली। वो इन सवालों से तंग नहीं हो रहा था। इस पे मेरा नाम लिखा था, मुझे वही चाहिए। अगर ना मिला तो? वो कभी एक पैर पे खड़ी होती, कभी दूसरे पे, बालों को मुसलसल उंगलियों पे लपेट रही थी। तो मैं चला जाऊंगा। क्या आप दोहा से मेरे लिए कुछ लाओगे? इसने हलाल की तरफ देखा। वो उम्मीद से इसको देख रही थी। इसका चेहरा शफाफ तरीन चेहरों में से था। फिर जैसे वो चौंका। वो शमस की बेटी थी। सर झटका और उठ खड़ा हुआ। इसे जाना था। आपको ऊपर वाले कमरे में रहने से डर नहीं लगता? वो चौखट पे था जब वो बोली। माहिर के कदम रुक गए। क्यों? मुड़ के ताजुब से इसे देखा। अगर आप सुबह सीढ़ियाँ उतरते हुए गिर गए तो? इसके उबरू चंबे से इकट्ठे हुए। कुछ था हलाल के लहजे में जो अजीब था। दुख, वीरानी। इसने भगौर इसे देखा। वो छोटी सी बच्ची बैठ के किनारे खड़ी इसके जवाब के मुंतज़िर थी। मैं क्यों गिरूंगा? मेरी मामा का रूम भी ऊपर है और वो बार बार सीढ़ियों से गिर जाती हैं। सारी कायनात एक बार के लिए साकत हो गई और वो जैसे नमक का मुजस्मा बन के रह गया। शायद इसे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए था। माँ सीढ़ियों से गिरी है? कब? हलाल ने अफसुर्दगी से चाने उचकाए। कभी 3 डेज बाद, कभी 7 डेज बाद। उंगलियों पे गिन के दिखाया। इसे चंद लम्हे लगे थे समझने में। और वल्लाह, माहिर फरीद के अंदाजे लोगों के बारे में कभी गलत नहीं होते थे। जैसे ही जहन ने इस बात को डिकोड किया, इसकी मुट्ठियाँ भींच गईं। घुटन, हर तरफ घुटन थी। इसने बेख्तियार टाई ढीली की। वो मुंतज़िर नज़रों से इसे देख रही थी। माहिर ने लब खोले। वो कुछ और भी पूछना चाहता था। कब, कैसे, कितनी बार। इसने और क्या देखा, लेकिन इसके सामने एक 6 बरस की बच्ची थी जिसके लंबे बाल ऊंची पौनी में बंधे थे। इसकी नज़रें हलाल के बालों पर ठहर गईं।
تم بال مت کٹوانا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن لبوں سے یہی پھسلا۔ الفاظ نے اپنا راستہ خود بنا لیا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ آج سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بھی اندر ہی اندر بہت دفعہ گرا تھا۔ دوحہ، قطر کا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے سب سے خوبصورت ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ عرب بدوؤں نے صحراؤں سے نکلنے کے بعد جس چیز میں ترقی کی ہے وہ خوبصورت اور پرتاش عمارتیں بنانا ہے، لیکن مابینا مبین کے گرد اس وقت ایئرپورٹ کی دیواریں تنگ ہو رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا ابھی چھت بھی سر پر آن گرے گی۔ اسے لاہور سے یہاں لینڈ کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ عباد کے پیسے بچانے اور خواہش شوار بہو کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے ماہی نے اپنی طرف سے بہت عقل مندی کرتے ہوئے کنیکٹنگ فلائٹس کی جگہ 2 مختلف فلائٹس بک کروائی تھیں۔ ڈائریکٹ فلائٹ بہت مہنگی تھی اور وہ 12-14 گھنٹے ایک ساتھ جہاز میں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ کنیکٹنگ فلائٹ پہلے لاہور سے دوحہ جاتی اور وہاں سے فرینکفرٹ اور پھر امریکہ، لیکن اسے ایک دوسرا آپشن نظر آیا جو 70,000 روپے سستا تھا۔ وہ لاہور سے دوحہ جائے گی اور وہاں سے الگ فلائٹ لے کر قاہرہ اور قاہرہ سے نیو یارک۔ دوحہ اور قاہرہ کی فلائٹ کنیکٹڈ نہیں تھی۔ عباد کی امی نے سنتے ہی بس اتنا تبصرہ کیا تھا کہ دھیان کرنا، بعض اوقات ایئر لائن والے سامان اگلے جہاز پر بھیج دیتے ہیں، اور اگر دوحہ پہنچنے پہ تمہیں سامان موصول نہ ہوا تو تمہاری اگلی دونوں فلائٹس ضائع ہو سکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ ماہی باہر کے ملک سفر کر رہی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کم عقل یا کم علم سمجھے۔ اپنی طرف سے اس نے بہت سستا پلان بنایا تھا، لیکن دوحہ میں اترنے کے بعد جب وہ اپنا سامان لینے بیگیج ایریا میں گئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا سامان اگلی فلائٹ سے آ رہا ہے جو کہ 6 گھنٹے بعد لینڈ کرنی ہے۔ ماہی کو 2 گھنٹے بعد قاہرہ کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ اگر اس نے کنیکٹنگ فلائٹ لی ہوتی تو اس کا سامان فائنل منزل یعنی نیو یارک بھی پہنچتا، لیکن چونکہ اس نے خود سے الگ فلائٹ لی تھی وہ سامان لیے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت ایک انفارمیشن ڈیسک کے سامنے کھڑے ماہی کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی ساس کی بات نہ مان کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، یا شاید وہ آفیسر اسے غلط بتا رہا تھا۔ اس کا سامان لیٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا سامان کب آئے گا؟ اس نے جھک کر پھر سے پوچھا۔ کندھوں پہ بیک پیک پہنے، چھوٹے بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے، وہ بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ ہاتھ میں لیے پریشان کھڑی تھی۔ آپ کا سامان اگلی فلائٹ سے آ رہا ہے 6 گھنٹے بعد، آپ کے آفیسر نے قدرے تنگ آ کے کہا۔ لائن میں ماہی کے پیچھے دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے اور وہ ان کا راستہ روک کے ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہی تھی۔ مگر میں نے 2 گھنٹے میں قاہرہ کی فلائٹ لینی ہے اور وہاں سے امریکہ جانا ہے۔ میری فلائٹس نان ریفنڈیبل ہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی۔ آفیسر نے تھک کے اسے دیکھا۔ میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں، آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ لینی چاہیے تھی۔ آپ کے ٹکٹ پہ فائنل منزل دوحہ لکھی تھی۔ ایئر لائن آپ کا سامان صرف دوحہ تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔ کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے پیچھے والے کو روکا۔ 1 منٹ، میں بات کر رہی ہوں، اور آفیسر کی طرف جھکی۔ لیکن میرا سامان اسی فلائٹ سے آنا چاہیے تھا نا، پلیز کچھ کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو 6 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا اور قاہرہ امریکہ واٹ ایور کے لیے نئی فلائٹ لینی ہوگی۔ آپ کے وہ تلخی سے بولا اور اسے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ پیچھے لگی قطار میں لوگ انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے پھر سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ جھنجھلا کے پیچھے والے سے بولی، دیکھ نہیں رہے میں بات کر رہی ہوں، 2 منٹ انتظار کر لو۔ پھر غصے سے انفارمیشن ڈیسک پہ بیٹھے آفیسر کو دیکھا۔ آپ لوگوں کی غلط مینجمنٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ میں نا آپ کی ایئر لائن کے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاؤں گی۔ اور اس کی آواز ٹوٹی۔ اور وہ کیا کرے گی؟ پرایا ملک، پرائی جگہ، پہلی دفعہ بیرون ملک سفر کیا تھا۔ عباد کا سارا دھیال جمع ہوگا امریکہ میں۔ شادی پہ سب ماہی کو ہی گوسپ کا موضوع بنائیں گے۔ میں بات کروں ان سے؟ پیچھے کھڑے مرد نے آہستہ سے کہا تو وہ غصے سے پلٹی۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں۔ میں اپنے حق کے لیے خود بول سکتی ہوں، مجھے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے۔ وہ کوئی پاکستانی تھا۔ ایک تو یہ پاکستانی ایئرپورٹ پہ اکیلی پاکستانی لڑکی کے فوراً سے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روتی رہو۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ وہ کلین شیو اور دراز کا آدمی تھا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی ڈھیلی کیے کھڑا، وہ بار بار کلائی پہ بندی کھڑی دیکھ رہا تھا۔ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، سوری۔ آفیسر نے اب کے ضبط سے کہا تو وہ چپ چاپ ایک طرف ہو گئی۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا۔ پیچھے آتی آوازوں سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ آدمی لندن جانے والی اگلی فلائٹ کا پوچھ رہا تھا۔ وہ ان سب کی طرف پشت کیے کھڑی ہو گئی اور موبائل نکالا۔
वो इसे पहले ही एयरपोर्ट के नेट से कनेक्ट कर चुकी थी। माला और माँ को क्या परेशान करती, इसे इबाद को ही कॉल मिलानी थी, मगर इबाद का फ़ोन ऑफ था। वो बार बार इसे कॉल मिलाने लगी। इबाद काम से दूसरे शहर गया हुआ था, वो ससुराल वालों के साथ नहीं था और फ़िलहाल वो ससुराल नहीं कॉल कर सकती थी। हाला बेशक हाला थी, लेकिन अब वो सास भी थी। लंदन की फ़्लाइट का पूछने वाला मर्द डेस्क से हटा और माही के साथ से गुजर के आगे बढ़ गया। वो सर झुकाए आंसू साफ करते हुए इबाद को कॉल मिला रही थी। वो चंद कदम दूर रुका, जैसे जब्त से गहरे सांस लिए। फिर वो वापस आया। इसे महसूस हुआ कि वो इसके सामने आ रुका है। रो क्यों रही हो? माही ने गीला चेहरा उठा के इसे देखा। वो इतनी जल्दी रोने वालों में से नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन्स, ओह, क्योंकि मैं परेशान हूँ। फिर गुस्से से इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ देखा। कतर एयरलाइन के खिलाफ मैं ट्विटर पे इतने ट्रेंड्स लाऊंगी कि ये याद रखेंगे। बाजू पे कोट डाले आदमी ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। इससे क्या होगा? पता नहीं। फिर इसे अपने लहजे का एहसास हुआ। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। मैं परेशान थी। मेरी जगह आप भी होते तो यही करते। टिशू से सुर्ख नाक रगड़ी। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे बिल्कुल ना करता। अच्छा, आप क्या करते? वो आंखों की पुतलियां स्कोर के इस आदमी को गौर से देखने लगी। वो खुश शक्ल और पुरएतमाद सा था। कीमती सूट, चमकते जूते, कलाई की घड़ी, इसकी हर शय से इमारत झलकती थी। वो कोई आम सा मुसाफिर नहीं था जो सिर्फ इससे बेतकल्लुफ़ होना चाहता था। मैं एयरलाइन को ट्विटर ट्रेंड की धमकी ना देता, जैसे इस पर अफसोस किया। माही के अबरू नाराज़गी से इकट्ठे हुए। वो कुछ कहने लगी, लेकिन इस आदमी ने उंगली उठा के इसे रोक दिया और खुद वापस इंफॉर्मेशन डेस्क तक आया। वहाँ अब रश नहीं था। इस मुसाफिर की अगली 2 फ्लाइट्स कतर एयरलाइन की नाअहली की वजह से मिस हुई हैं। वो संजीदगी से इससे मुखातिब था। पहले आप लोग सिर्फ बैग्स तोड़ते थे, अब आप सामान भी वक्त पर नहीं पहुँचाते। सर, इनकी फाइनल मंजिल दोहा थी। इनका सामान यहीं पहुँचेगा, मैंने इन्हें बताया है। लेकिन आपने इन्हें ये नहीं बताया कि अगर एयरलाइन की गलती की वजह से इनका माली नुकसान होता है तो एयरलाइन इस नुकसान को अदा करेगी। माही ने चौंक के इसे देखा। लब बेयकीनी से खुल गई। हैं? वो बर्मी से इसे कह रहा था। ये आपकी वेबसाइट पे लिखा है। साथ ही मोबाइल स्क्रीन इसके सामने की। ऑफिसर के तासरात बदले। इसने हल्के से शाने उचकाए। जी, वो नई फ़्लाइट लेकर क्लेम दाखिल कर सकती हैं। एयरलाइन इनको नई फ़्लाइट्स की कीमत रिफ़ंड कर देगी। इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माही का मुंह खुल गया। कमबख्त। वो मुड़ के इसी हफ्की से इसे देखने लगा। वो तुम्हें क्यों बताएगा? फ़्लाइट बुक करवाते वक्त टर्म्स एंड कंडीशन इंसान ने खुद पढ़नी होती हैं। फिर वो सीधा हुआ। अब रोना बंद करो और नई फ़्लाइट्स बुक करवाओ। कह के वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया। वो तेज़ी से मोबाइल निकाल के वेबसाइट खोलने लगी। इसे अब तसल्ली से तमाम शराइत और ज़वाबत पढ़नी थी, जिन्हें वो आई एग्री का बटन दबा के आगे कर देती थी। फिर अचानक से इसने सर उठा के देखा। वो अब वहाँ नहीं था। एयरपोर्ट के इंसानों के हजूम में वो कहीं दूर चला गया था। ना मालूम कौन था। कशमाला को शादियाँ हमेशा बोरिंग लगती थी। सच संवर के जाओ और हाल की एक मेज़ पे जाके बैठ जाओ, फिर खाना खाओ, तस्वीर बनवाओ और वापस आ जाओ। और माही के बगैर तो वो मज़ीद बोरिंग थी। लेकिन कज़न का वलीमा था और माँ अकेली नहीं जा सकती थी। इनको कंपनी देने के लिए वो इनके साथ चली आई थी। जहन माही की तरफ अटका हुआ था। माँ भी ज़ेरे लब इसी के लिए कुछ पढ़े जा रही थी। इनकी बेटी पहली दफ़ा अकेले बैरून मुल्क का सफ़र कर रही थी, वो भी 3 फ्लाइट्स बदल के। वो बार बार माँ को तसल्ली देती कि माही माही है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ठीक रहेगी। लेकिन माँ परेशान सी थी। वलीमे में शिरकत ने इनका जहन कदरे बांट दिया। आज इनको तैयार करने वाली माही नहीं थी, इसलिए वो वाजबी सा तैयार हुई थी। माला खुद भी हल्की फुल्की ही तैयार हुआ करती थी। इसने हल्के काम वाला सब्ज जोड़ा पहन रखा था। छोटे बाल खुले थे और कानों में नगीनों वाले एयर रिंग्स थे। गालों के दाने आजकल ज़रा ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, इसलिए वो मेकअप बिल्कुल नहीं करती थी। हत्ता के सब्ज़ आँखों के गिर्द लाइनर भी नहीं लगाती थी, एलर्जी सी होने लगती। जूते भी फ्लैट ही पहनती। इनके ख़ानदान में गैर शादीशुदा लड़कियों का मेकअप करना या ऊंची हील पहनना अच्छा नहीं समझा जाता था। इन सब अरमानों को पूरा करने के लिए लड़कियां शादी का इंतज़ार करती थीं। फंक्शन वैसा ही था जैसा लाहौर का कोई बोरिंग फंक्शन होता है। यहाँ वक्त भी के घर की शादी की तरह देख थी, ना ही टप्पे।
बस सजे संवरे लोग थे, मसनूई बातें और खोखले कहके थे। वो बोर सी होकर माँ के साथ चल रही थी। माँ भी एक जगह रुक नहीं रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हर रिश्तेदार से मिल रही थी। वो भी साथ ही मुस्कुरा के सबसे मिलती। दफ्तर निगाह सामने एक मेज़ पे जा ठहरी। वहाँ समरीन आंटी कबीरा ताई के साथ बैठी बातें कर रही थी। कबीरा इस ज़माने में भी ऐसी ही थी। वही साड़ी पहनने का अंदाज, वही बॉय कट बाल। वो रुख मोड़ के बैठी थी, ऐसे कि वो दूर से आती हुए जहाँ और कशमाला को देख सकती थी। इन्हें देख के वो रस्मी सा मुस्कुरा भी दी। माला और कशमाला भी मुस्कुरा दी। ये वो ज़माना था जब कबीरा से इनकी बोलचाल बंद नहीं हुई थी। समरीन आंटी ने इन्हें नहीं देखा था। इनकी इस जानिब पुश्त थी। उफ, अब इनसे भी मिलना पड़ेगा जिन्हें अमीर बहू चाहिए थी। कशमाला का दिल थोड़ा ख़राब हुआ, लेकिन खैर मजबूरी थी। समरीन और सुहेल मादियत परस्त थे तो क्या हुआ, वो भी आला ज़र्फ थी, मुस्कुरा के मिल लेगी। इसने बस एक गहरा सांस लिया और ख़ुद को ठंडा कर लिया। फिर माँ के साथ इनकी तरफ चल दी। कबीरा कन अखियों से इन्हें देखती हुई समरीन से बात कर रही थी। जब वो दोनों इतने करीब आ गईं कि समात की हद में थीं, तो कबीरा ने चेहरे पे हैरत लाते हुए समरीन को मुखातब किया। आप सुहेल का रिश्ता कर रही थी ना हुरे की बेटी से, इसका क्या बना? वो दोनों जहाँ थी वहीं रुक गई। साकन, बस क्या बताऊँ कबीरा, समरीन जिस तरह एकदम फट के बोली। माला और माँ वहीं रुक गए। साकन, जामद, इनके ऐन पीछे। मैंने तो ख़ानदान की वजह से लड़की पसंद कर ली, हुरे को कह भी दिया, लेकिन सुहेल तो इसको देखते ही हत्थे से उखड़ गया। इतना गुस्सा हुआ मुझ पे कि आपने लड़की का चेहरा नहीं देखा था, दानों से भरा हुआ। क्या ऐसी लड़की रह गई थी इसके लिए? अब कबीरा इंसाफ की बात करो, मेरा एक ही बेटा है, बेइंतहा खूबसूरत। इसके साथ लड़की मैच तो करनी चाहिए, और जिस लड़की को अपने चेहरे का ही ख्याल ना हो वो इसके साथ कैसे चलेगी? इसे महसूस हुआ कि माँ ने इसका हाथ ज़ोर से थामा है, जैसे इसको रुके रहने का इशारा किया है। वो खुद बिल्कुल खामोश खड़ी थी, चेहरे पे कोई तासर नहीं था। लेकिन माला, इसने फ़ौरन बेयकीनी से माँ को देखा। हर बच्चा मुश्किल में पड़ने पे सबसे पहले माँ को देखता है। माँ सामने देख रही थी। माला का हाथ पकड़ रखा था। इनका हाथ ठंडा था, माला का गर्म था। इसने गर्म को ठंडे से छुड़ा लिया। एकदम वो मुड़ी और तेज़ी से इन सब से दूर हटती गई। इसका रुख मैरिज हॉल के वॉशरूम्स की तरफ था। दिमाग साई साई कर रहा था। अभी इसने समरीन के अल्फाज ठीक से अंदर उतारे भी नहीं थे। बस इसे इतना मालूम था कि इसे अपना चेहरा दुनिया से छुपाना है। हुरे जहाँ बेगम ना वापस मुड़ी ना रुकी। वो कदम कदम उठाती अपने भारी वजूद को लिए इसी टेबल के करीब आई। इन्हें देख के कबीरा उठ खड़ी हुई, मुस्कुरा के इनका इस्तकबाल किया। समरीन आंटी के चेहरे पे परेशानी आई, घबराहट से सलाम किया, लेकिन हुरे जहाँ इसी संजीदगी से इनके सामने कुर्सी पे बैठी, सर पे शिफॉन का नीला दुपट्टा लिए, एक कंधे पे शाल डाले, कानों और गर्दन में मोती पहने, सब आंखों वाली हुरे जहाँ ने बड़े वकार से इन दोनों के सलाम का जवाब दिया। समरीन घबरा के बार बार कबीरा को देखती, लेकिन कबीरा मुस्कुराए जा रही थी। दिल में जैसे ठंड उतर गई थी। कैसी हो कबीरा? हुरे जहाँ ने नरमी से इससे पूछा। खुश हूँ, मज़े में हूँ। कबीरा की स्मोकी आइज से सजी आंखें चमक रही थी। अनाया कैसी है? उन्होंने अगला सवाल पूछा। कबीरा इसी तरह मुस्कुराई गई। ठीक है, पढ़ाई में बिजी है। तुम्हारी बेटी को नेक वक्त लगाए कबीरा, बेटियां सबकी साझी होती हैं। कबीरा ने मुस्कुरा के आमीन कहा। हुरे जहाँ के दर्स इन पे बेअसर थे। हुरे जहाँ की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो इसी संजीदगी से देखने लगी। वैसे बेटे भी साझे होते हैं, इनका गम भी साझा होता है। तुम्हारे इंग्लैंड में एक हमसाए थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद साहब। वो मोहित के अब्बू के भी दोस्त थे। इनकी डेथ के बाद जब भी पाकिस्तान आए हमारी तरफ ज़रूर आते थे। कबीरा की मुस्कुराहट गायब हुई। उन्होंने बताया था तुम्हारे बेटे की मौत का कबीरा, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। इनकी आंखें कबीरा के चेहरे पे गड़ी थीं और आवाज़ आहिस्ता थी। कबीरा की रंगत बदली। समरीन चौंक के इन दोनों को देखने लगी। लेकिन मैंने कभी अफसोस नहीं किया तुमसे, क्योंकि हम ना किसी की औलाद पे झूठ बांधते हैं और ना ही इनका सच किसी को बताते हैं। ये मेरे माँ बाप की तरबियत नहीं है। वो कबीरा पे नज़रें जमाए कह रही थी। इनकी आवाज़ में एक धमकी थी। कबीरा सादान बिल्कुल शल रह गई। बेख्तियार इधर उधर देखा, कहीं कोई सुन ना ले। जिसको दौलत चाहिए इसको दौलत ही मिलेगी।
एक काटदार नज़र समरीन पे डाली। जिसको सूरत चाहिए इसको सूरत ही मिलेगी। अल्लाह शक्र खोरे को शक्र दे ही देता है, और वही अल्लाह मेरी बेटी को दोहरा बख्त लगाएगा, ऐसा बख्त कि दुनिया देखेगी। ये इसकी माँ की दुआ है। खुश रहो तुम लोग अपनी दुनिया में। वो घुटनों पे हाथ रखते हुए उठ गई। दोनों खवातीन शल बैठी थीं अपने अपने बेटों की वजह से। फिर समरीन वहाँ से उठ गई। जाते जाते उन्होंने नापसंदीदगी से कबीरा को देखा था। वो अपने सहेल का रिश्ता इस औरत की बेटी से नहीं कर सकती थी जो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा बताती हो। जहाँ बेगम धीरे धीरे जलती वहाँ से दूर जा रही थी। इन्हें अपनी बेटी की तलाश थी, और मेले में बिछड़े जाने वाले बच्चे को इसकी माँ तलाश कर ही लेती है, चाहे वो जहाँ भी छुप जाए।